नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं उनका नाम है विजय त्रिवेदी। और हमारी इस बातचीत का मजमून जो अवसर है वो है उनकी ताज़ा ताज़ा आई किताब संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि विजय जी की मेरे ख्याल से चौथी किताब है। और इस किताब की जो टैगलाइन है वो बड़ी दिलचस्प है, आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज। तो आरएसएस को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं और बहुत ही पोलराइज खांचों में बटी हुई बातें होती हैं। हर आदमी के बड़े स्ट्रॉन्ग नोशंस हैं आरएसएस को लेकर, और कुछ लोगों के दिमाग में उसकी दूसरी छवि है, कुछ लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं, एक बड़े ही सॉफ्ट और देशभक्त संगठन के तौर पर देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये असल में जो प्लूरैलिटी, जो विविधता का कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ एक विचार है आरएसएस। और उसमें भी एक धर्म में भी, एक धर्म के अंदर की जो एक जाति विशेष के जो कल्चर को इम्पोज करने की का पूरा संगठन है आरएसएस। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। तो इस किताब के जरिए बहुत सारी चीजों का आप लोगों को जवाब भी मिल सकता है, बहुत सारी नई शंकाएं भी पैदा हो सकती हैं। तो विजय जी से बातचीत के दौरान, विजय जी ने लंबा समय बतौर पत्रकार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और तमाम दक्षिणपंथी संगठनों को बतौर पत्रकार कवर किया है। एक एनालिस्ट के तौर पर उन्होंने इनकी गतिविधियों को बहुत करीब से देखा है। तो इस किताब को पढ़ने के दौरान विजय जी, मुझे भी कुछ चीजें समझ में आई कि जिसमें मुझे लगा कि उसमें बहुत सारी चीजों के जवाब शायद कुछ और, मतलब देखने का नजरिया कुछ और हो सकता था। इसमें जिस नजरिए से वो जवाब आए हैं उसका जो दूसरा पहलू है, क्या वो होगा? तो बहुत सारे जो सवाल मेरे होंगे विजय जी से, वो उस दूसरे पहलू की तरफ होंगे कि क्या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। आपने ये पक्ष तो हमें दिखा दिया। तो ये रही मूल बातें। मेरा पहला सवाल आपसे विजय जी ये है कि इस तरह की जो किताबें होती हैं, जो राजनीतिक विषयों पर लिखी जाती हैं, राजनीतिक समूहों के संबंध में लिखी जाती हैं, उसके अपने बड़े खतरे होते हैं। पहला सबसे बड़ा खतरा होता है कि तटस्थता का, उसको देखने के नजरिए का। और बड़ा खतरा होता है कि आप उसमें एक एक तरह से आपके ऊपर ये आक्षेप लगने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं कि आप किसी निहित स्वार्थ के चलते या किसी मोटिव के तहत ये किताब लिख रहे हैं। कुछ चीजों को आपको बरी करना है, कुछ चीजों को आपको कटघरे में खड़ा करना है। इस तरह के बड़े खतरे होते हैं। इस तरह की बहुत कम किताबें हैं जो इस विधा में बहुत सफलता से कोई काम कर पाई हैं, और आपने तो 4-4 किताबें लिख दी हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये पैमाना जो है, जो तटस्थता का पैमाना है, उस पर ये किताब एक तो कितनी खरी उतरती है, और आपको क्या लगा इसके कितने बड़े खतरे थे, उसके बावजूद आपने इसको कैलकुलेट करके ये खतरा उठाया? जी, एक तो बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री का भी और आपका भी। आपको देखते रहते हैं, आपकी पत्रकारिता और जो ईमानदारी है, साफ कोई है, उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, फैन हूँ इनफैक्ट, कि किस तरह से आप बात करते हैं। और जो आपने बात की तटस्थता की, तो इसका जवाब तो आपने गलत आदमी से सवाल पूछा। इसका सवाल तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मैं कितना तटस्थ रहा हूँ, खरा उतरा हूँ, या आप बता सकते हैं, या जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, वो उसको बता सकते हैं कि मैं कितनी कोशिश मैंने जो की है उसमें कितना तटस्थ उतरा हूँ। किताब को लेकर जब हमने ये लिखा और उस पर ज्यादा जोर दिया कि आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज, तो ईमानदार दस्तावेज लिखने का मतलब केवल टैगलाइन नहीं थी। उसका मतलब था कि हमने अपनी कोशिश में ईमानदारी बरती है। जी, ठीक है, कि कितनी तटस्थ रह सकते हैं। मैंने अपनी भूमिका में भी इस बात का जिक्र किया है कि आरएसएस पर बहुत किताबें आई हैं। एक पक्ष की हैं जो उसी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने पूरे अपने जिस तरह से लिख सकते थे उन्होंने लिखा है। दूसरी तरफ बिल्कुल वामपंथी या विरोधी विचारधारा है, उसने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया। मैंने उन दोनों के बीच में रहकर कोई बैलेंस करने की कोशिश नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैंने देखा कि मैंने इस किताब को एक खिड़की के माध्यम से देखा है आरएसएस। उस खिड़की से वो जो झरोखा खुला है, उससे आरएसएस कैसा दिखाई दे रहा है, उन फैक्ट्स को अपनी नजर से केवल फैक्ट्स के तौर पर रखने की कोशिश की। क्योंकि मैं रिपोर्टर रहा हूँ, आपकी तरह से बड़ा संपादक नहीं रहा। संपादकों की आदत होती है विचार रखने की। सीखते रहे, आपको तो देख के हम लोगों ने बहुत सीखा है। जब आप भारतीय जनता पार्टी 2003-4 के दौर में आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसते थे, तो हमने आपका दबदबा देखा है। नहीं, दबदबा नहीं। तो रिपोर्टर्स की आदत होती है फैक्ट्स को रखने की।
और मेरी जो चारों किताबें हैं उसमें कोशिश ये हुई है कि फैक्ट्स को रखा जाए, ठीक है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने प्रस्तावना लिखी है, फॉरवर्ड लिखा है, तो उन्होंने भी अपनी जो आपत्ति है वो जाहिर कर दी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उस पर लिखा, पढ़ने की हिम्मत की और उसके बाद लिखने की भी हिम्मत की, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक और केंद्रीय मंत्री यदि संघ की प्रस्तावना लिखे संघ की किताब पर, तो उनके अपने खतरे हैं, मेरे खतरे तो कम है, गडकरी जी के लिए ज्यादा खतरे हो सकते थे। और इसलिए उन्होंने उसको लिखा कि भाई मेरी बहुत सारी चीजों से सहमति नहीं है, सहमति है, ये सब है, और हमने उसको शामिल किया। आपने देखा होगा कि आमतौर पर किसी फॉरवर्ड में इस तरह से प्रस्तावना में कोई लेखक ये नहीं लिखता है कि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। ज्यादातर तो होता है कि भाई आपने बहुत कमाल कर दिया। तो ये कोशिश हमने की कि ईमानदारी से लिखें, लेकिन सबका अपना नजरिया होता है, कुछ नजरिया मेरा रहा होगा। हालांकि चारों किताबें मेरी जो रही, उनमें जिन लोगों के साथ हमने किताब लिखी उन लोगों से दोस्ती नहीं हो पाई। तो इसमें एक तो मोदी जी वाली कहानी है, आप सब लोगों की स्मृति में होगी वो। आप लोगों ने देखा होगा कि विजय जी ने एक बार, जो हमारे आज के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोदी जी, उनका एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू क्या किया था, वो बीच में रुक गया था। तो उस तरह की तो दोस्ती नहीं हो पाने का एक तो प्रमाण आप सबके सामने है। मेरा अगला सवाल विजय जी आपसे है कि आपने जो कहा कि आपने एक खिड़की के जरिए देखा है, तो जाहिर है कि आप आंगन में तो नहीं आरएसएस के घुस पाए। तो वो जो खिड़की खुली थी, जाहिर सी है कि बात उसमें बहुत सीमित चीजें आपके सामने आई और उसके आधार पर आपने बहुत सारी चीजों को तार से तार जोड़कर एक कल्पना की है। तो संभव है इसमें कि बहुत सारी स्पष्ट तस्वीर कुछ चीजों में ना सामने आ पाई हो सकता है, लेकिन कल्पना इसमें शामिल नहीं है। हाँ, जो दिखाई दिया है, जितना दिखाई दिया है। और दूसरा जो बड़ी एक्सरसाइज मैंने इसमें की, 3-3.5 साल इस किताब को रिसर्च करने में लगे हैं, तो उसमें संघ के से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बड़ी बातचीत हुई है, लेकिन जो संघ में रहकर संघ छोड़ गए हैं, 25 साल 30 साल रहे हैं, प्रचारक तक भी रहे हैं, स्वयंसेवक भी रहे हैं, आजन्म स्वयंसेवक भी हैं, पदमुख स्वयंसेवक भी हैं, उन लोगों से बात की तो उनसे दोनों तरह का नजरिया मिला। और तीसरे वो लोग हैं जो संघ के आलोचक हैं, उनसे भी बात की है, तो उन तीनों को शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्रॉस चेक किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को रखा जा सके। खिड़की से भी कल्पना इसमें बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्स जितने आ सकते हैं, हो सकता है कि वो 50% आए हों, 20% आए हों, 70% आए हों, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो फैक्ट्स को ही नरेट किया है, मैंने कोशिश की है। और कहानी को, जो मेरी आदत में है कि कहानी की तरह से लिखें, या जो हम लोग बातचीत जैसे करते हैं, लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस कहानी को फैक्ट्स के साथ जोड़ दिया जाए, इतना काम उसमें है। इसलिए आपको पसंद आए नहीं पसंद, आपका मतलब, जो भी लोग हैं पढ़ रहे हैं या आरएसएस के भी जो लोग हैं, हो सकता है उसमें से बहुत से लोगों को पसंद नहीं आए, क्योंकि इस किताब को लॉन्च किए हुए करीब करीब 1 महीना हो गया। अभी संघ का कोई व्यक्ति मेरे साथ इस पर इंटरेक्शन करने को तैयार नहीं है जी। ठीक तो है, लोग शायद चीजों को तौल रहे होंगे कि पहले एक बार देखिए कि हवा जा रही है जी। और उनको लगता है कि जो भी संगठन का व्यक्ति होता है उसको लगता है कि आपने जरा सी भी बात लिखी है तो वो उनको गहरी आलोचना लगती है, तीखी आलोचना लगती है। और ये भी है कि वो लोग चूंकि संस्थान से जुड़े हुए हैं तो उनको तौलने की मजबूरी भी है कि कहीं एक आध शब्द इधर उधर बिना तौला हुआ निकल गया तो वो उनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा सकता है या उनके संस्थान के अंदर। और दूसरी तरफ जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको हमेशा लगेगा कि नहीं इसमें आपने थोड़ा फेवर किया है। इससे मेरे को वो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऐसा होता ही है, ऐसा लगता है। लेकिन मेरी अपनी कोशिश यही है कि मैं जितना समझ पाया उतना मैं इसमें लिखूं। विचारधारा कल्पना मेरी इसमें कोई नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें पहली बात लिखी जिसके लिए मुझे संघ के एक बड़े नेता ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैंने उसमें लिखा कि मैं संघ का स्वयंसेवक भी नहीं रहा हूं और संघ की शाखा में भी कभी नहीं गया हूं। तो मेरा इस विचार, और बीजेपी और संघ में 90s से कवर कर रहा हूँ दिल्ली में, उससे पहले जयपुर था। तो 85 से मैंने जब पत्रकारिता शुरू की तो तब वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस सब लोग, लेकिन बीजेपी को मूलतः कवर कर रहा था। तब से आज तक बीजेपी को देखने और संघ को देखने का फायदा ये हुआ कि मेरे को धीरे धीरे जो छन छन कर जो जानकारी आती है और एक उनका जो सोच समझ है वो समझ आने की कोशिश हुई है, लेकिन मेरी एंट्री वहां पर नहीं है। हाँ, तो आगे कुछ सवाल जो होंगे जो किताब में जो बाकी चीजें आई हैं उसके हवाले से होंगे। और चूंकि
कह सकते हैं कि मैं वैचारिक रूप से भी थोड़ा सा उस विरोधी खेमे के का ही आदमी हूँ, तो संघ से बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि इतना बड़ा संगठन है और इतनी उसकी पहुंच है और इतना उसका प्रभाव है, तो हम सब की स्वाभाविक एक रुचि का विषय रहा है और एक हम सब के उत्सुकता का विषय है संघ। तो जानना, पढ़ना, समझना बहुत जरूरी है। उसके बिना शायद कोई बहुत समझ बन नहीं पाती है। पढ़ते हुए मुझे लगा, हालांकि आपने शुरू में ही 2 बार इस बात को कर दिया साफ कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है, इसमें कहीं संतुलन साधने की कोशिश नहीं है। पढ़ते हुए जो शुरुआत के 10, 20, 25, 50 पन्ने हमने देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये है आरोप, लेकिन ऐसा है, ये ऐसा भी है, ये बात कम लोगों को पता है, ये है लेकिन ये भी है जो बात कम लोगों को पता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो 2018 में 3 दिन का यहाँ पर दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, व्याख्यानमाला, हाँ जी, उसमें भागवत जी ने 3 दिन लगातार संबोधित किया था, और पहली बार सरसंघ चालक के तौर पर एक बड़े खुले तौर से, बहुत व्यापक तौर से लोगों के सवालों को एंटरटेन किया था, मीडिया के सवालों को, और बड़े सारे सवालों पर उन्होंने जो राय थी वो सामने रखने की कोशिश की थी। बहुत सारी जो सहमतियां थी या समझ की का हेरफेर था, उसको भी उन्होंने एक तरह से साफ करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि ये किताब उसी का विस्तार जैसा है। उसमें बहुत सारे जो आरोप हैं या उनके ऊपर जिसका जवाब उन्होंने दिए थे, उसके विस्तार में चली गई है किताब। बहुत सारे सवाल, ये आरोप है और इसको इस तरह से देखने की जरूरत है, ये आरोप है, इसको इस तरह से देखने की जरूरत है। ये ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुरू के जो 2 चैप्टर्स हैं वो संघ के संगठन और व्याख्यानमाला को लेकर इसलिए है क्योंकि मैंने जो आपने बात की वो ठीक है, क्योंकि ये सारे सवाल जो आप सोच रहे हैं, जो संघ के विरोध के जो लोग हैं या जो संघ को जानने वाले लोग हैं, वही सारे सवाल मेरे मन के भी। जी जी, ठीक है। खासतौर से हम लोग जब विरोध में रहते हैं तो उसमें सवाल ज्यादा उठते हैं, जब समर्थन में है तो विरोध सवाल ही नहीं है। विरोध में जब होते हैं तो उन सवालों के जवाब, और सरसंघ चालक मोहन भागवत जी उसके हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, उनके जवाब को रेफरेंस के तौर पे मैंने दिया कि ये सवालों के ये आरोप हैं संघ पर, और उनका जवाब संघ की तरफ से ये है। लेकिन जब आगे की चैप्टर्स में आप जाएंगे, डॉक्टर हेडगेवार पर चैप्टर है, गुरु गोलवलकर पर चैप्टर है, बाला साहब देवरस पर चैप्टर है, तो आपको समझ में आएगा कि अंदर के जो खाने हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं वो साफ होती हैं। उसमें ये भी साफ होता है कि गुरु गोलवलकर और देवरस जी के बीच में क्या संबंध रहे, और जिस पर सबसे कम लोग चर्चा करते हैं कि 7 साल तक देवरस संघ छोड़कर क्यों चले गए, कहाँ रहे, क्या किया, वापसी कैसे हुई, इस तरह के सवाल भी हैं। फिर मैंने ये भी सवाल किया कि लगता है कि हम संघ जो है गुरु गोलवलकर की आइडियोलॉजी पर चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर वो बाला साहब देवरस की जो आइडियोलॉजी है उसको एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि गोलवलकर की आइडियोलॉजी क्या है, देवरस की आइडियोलॉजी क्या है, हेडगेवार की आइडियोलॉजी क्या है। हेडगेवार सबसे कम समय रहे, हालांकि वो संस्थापक वो हैं, सरसंघ चालक हैं, लेकिन ज्यादा असर इस पर विचारधारा के तौर पे देखें तो गुरुजी गोलवलकर का रहा। गुरुजी को लेकर भी जो शब्द है, पहले हम इस पर बहुत चर्चा हुई मेरी, क्योंकि मैं गुरुजी शब्द के इस्तेमाल पर थोड़ा सा सशंकित था, लेकिन वो गुरुजी शब्द संघ से नहीं मिला गोलवलकर को, वो शब्द मिला उन्हें बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब वो प्रोफेसर थे तो वहां के छात्र उन्हें गुरुजी कहते थे, और वो वहीं से टैग होकर संघ तक आ गया। तो इसलिए गुरुजी गोलवलकर उनका टैग था बीएचयू का। उस पर भी चर्चा है स्वामी अखंडानंद के साथ, और उनका जो कंफ्यूजन है कि वो संन्यास लें या नहीं लें, उस पर भी बातचीत है। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि हेडगेवार के बाद सरसंघ चालक की जो नियुक्ति होनी है उस पर चर्चा हो गई है हेडगेवार के साथ, लेकिन जब बैठक हो रही है तो बिल्कुल एक फिल्मी सीन है कि वहां पर डॉक्टर परांजपे वो कहते हैं कि भाई मुझे कहा गया था, हेडगेवार से मेरी बात हुई थी और मैं उनके साथ रहा हूं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम जिम्मेदारी संभालना। ये उस सभा की बात बता रहा हूँ मैं, श्रद्धांजलि सभा की, जिसमें तय होना था गुरु गोलवलकर का नाम। फिर उसमें डॉक्टर मुंजे खड़े होते हैं। डॉक्टर मुंजे कहते हैं कि मैं और उनका, मेरा और हेडगेवार का रिलेशनशिप तो बहुत करीब रहा है, मैं कभी चीफ रहा, वो मेरे सहायक रहे, फिर वो मैं उन चीफ हो गए और मैं सहायक रहा, तो हम दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन रहा, और मैं सरसंघ चालक की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हूँ। फिर सब लोग सोच रहे हैं कि बाला साहब देवरस सबसे क्लोज लोगों में से रहे हैं हेडगेवार के, तो वो सरसंघ चालक बनेंगे, और बाला साहब देवरस खड़े होते हैं उस सभा में, और वो किस तरह से अनाउंस करते हैं कि गुरु गोलवलकर जी जो है अगले सरसंघ चालक होंगे, और किस तरह की शर्तें लगाई गुरु गोलवलकर ने हेडगेवार के सामने या देवरस के सामने।
या फिर मुसलमानों को लेकर, क्योंकि एक सवाल बड़ा तो मुसलमानों को लेकर कितना कंफ्यूजन रहा है, कितना कन्फ्लिक्ट रहा है, इस पर भी इसमें बड़ी चर्चा है। एक चैप्टर पूरा हिंदुत्व को लेकर है, हिंदुत्व को लेकर जितनी परिभाषाएं हम लोग समझते हैं, और सावरकर और संघ की दूरी और क्लोजनेस, उस पर भी बड़ी चर्चा है। जी, एक चीज मुझे इसमें समझना था, आपने शुरुआत वाले ही चैप्टर में इसका जिक्र किया है और उसके हवाले से ही मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। आपने लिखा कि वो एक नागपुर को आपने कहा कि हिंदुत्व की भी जमीन है और वो दीक्षा की भी भूमि है। अम्बेडकर ने भी वहीं से अपना शुरुआत किया था धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया का। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, मतलब ये एक व्यक्तिगत ससुपंज भी है कि आपने कहा ये हिंदुत्व की एक विचारधारा थी और दूसरी दलित पिछड़े वर्ग की विचारधारा की जमीन थी, पर इसको दलित हिंदुत्व की विचारधारा कहना कितना वाजिब होगा? क्योंकि अगर हिंदुत्व अपने आप में इतना समेकित होता या इतना कलेक्टिव उस तरह की होती तो शायद ये अलग से जो दलित और पिछड़ी राजनीति इस देश में मजबूत हुई है या लंबे समय से है, वो उसकी नौबत नहीं आती। हिंदुत्व में अगर सबको इतना समाहित करने की क्षमता होती या वो इतना उन्मुक्त तरीके से खुले मन से करता होता तो इसकी नौबत शायद नहीं आती। तो इसको हिंदुत्व की विचारधारा कहना ज्यादा बेहतर होगा या फिर कहें कि एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो स्वरूप है उसका प्रतिनिधित्व आरएसएस करती थी, ये कहना ज्यादा जरूर उचित होगा? नहीं, उसमें एक तो हिंदुत्व की विचारधारा की जमीन नागपुर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि एक हिंदुत्व का जो संगठन था, रिप्रेजेंट करता था आरएसएस, उसका हेडक्वार्टर वहां पर है। दूसरी तरफ दीक्षा भूमि है जहां दलित का एक बड़ा मूवमेंट, विचारधारा खड़ी हुई है। बल्कि इतना बड़ा कंफ्लिक्ट को मैंने उसमें साफ किया है। जो आज आप लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनको नुमाइंदे, वो अंबेडकर साहब को याद कर रहे हैं बार बार। तो मैंने उस कंफ्लिक्ट को दिखाया कि जिस दिन वो 50,000 लोगों के साथ धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वो 3 किलोमीटर दूर है हेडक्वार्टर से। तो यदि हिंदू और दलित एक है तो कोई उनको मनाने नहीं गया, कोई उनसे बातचीत करने नहीं गया, है ना। और लंबे समय तक जो है अंबेडकर और संघ में दूरी बनी रही। आज तो दलितों के साथ बहुत सारा मेल मिलाप हो गया है, उसकी चर्चा मैंने उसमें की है। और हिंदुत्व की विचारधारा को दलित की विचारधारा में शामिल, दलितों को हिंदुओं में शामिल करना, यही सारी एक्सरसाइज आरएसएस की रही है। जो एक्सरसाइज अब धीरे धीरे नीचे परकोलेट होने की कोशिश हो रही है, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन ये मैंने उसमें दिखाया ही है कि आज मैंने कहा कि यदि नागपुर की दीक्षा भूमि में जो 20 विचार लिखे हैं अंबेडकर के, वो पढ़े होते संघ के ही लोगों ने, तो वो तो अंबेडकर को कभी हीरो नहीं मानते अपना। ठीक है। और उसमें आपने उसका भी जिक्र किया है कि किस तरह से ये दूरी इतनी रही कि पहली बार दीक्षा भूमि तक पहुंचने में 50 साल से ज्यादा लग गए। हाँ, तो ये भी ये कंट्राडिक्शन मैंने उसमें जिक्र किया है। जी जी। तो ये इसके अलावा ये एक स्वाभाविक सा कंट्राडिक्शन था कि इस चीज को समझने का, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें आप जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं या समूह है वो समय के साथ भी अपनी तय करते हैं। तो इस चीज को समझने में संघ को शायद एक अरसा लगा कि वो, तो जो इस किताब से आपको समझ में भी आएगी जो पढ़ेंगे पाठक, कि संघ को ये बात एहसास करने में, रियलाइज करने में एक लंबा अरसा लगा कि केवल और केवल इसी एक ढर्रे पर चलते हुए उन चीजों को हासिल करना शायद उतना आसान नहीं है। दूसरी एक चीज थी मुझे, जो गांधी जी की हत्या से जुड़ा मसला था और उसमें आरएसएस की जो भूमिका का मसला था, उस पर मैं आपसे, क्योंकि आपने करीब करीब बहुत स्पष्ट एब्सोल्यूट शब्दों में लिखा है कि चूंकि उससे कानूनी रूप से वो बरी हो चुका है, इसलिए उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है आरएसएस की भूमिका पर। फिर भी मैं आपसे उस पर बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो ऐसी चीज है जिसके बारे में इतना बड़ा मुद्दा है कि हम हर वक्त जब बात होती है तब आरएसएस को उस नजरिए से देखते हैं। और ये बात अपने आप में बड़ी सच्चाई है कि गोडसे का जुड़ाव आरएसएस से था। वो अपने इलाके में, पुणे में शाखाएं लगाने का काम करते थे। तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि ये कानूनी रूप से निसंदेह बहुत सारी चीजें, अब वही उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते कि कानून ने सही तरीके से न्यायिक जांच हुई, सही तरीके से पुलिस ने काम किया नहीं किया, लेकिन फिर भी आरएसएस की एक भूमिका को इस संदर्भ में देखना क्यों नहीं चाहिए
कि उनके भाई की जो गोपाल गोडसे थे 1994 में फ्रंटलाइन का उनका साफ साफ इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम चारों भाई आरएसएस से जुड़े थे। वो बौद्धिक प्रकोष्ठ को देखते थे नाथूराम गोडसे, और हम कभी नहीं आरएसएस से अलग हुए। एक तथ्य यह है। सावरकर की जो परपोती हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया ऑन ऑन रिकॉर्ड कि सारे लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। तो इन तथ्यों को हम कैसे इनकार कर सकते हैं? केवल कानून के की एक बात को ठीक है कि कानूनी रूप से आपको इसमें मिल गई, एक सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन गांधी जी की हत्या के आरोपों से फिर भी आरएसएस की भूमिका को क्या एकदम से किनारे कर पाना संभव है? दो चीजें, एक तो कानून में जो फैसला हो गया उस पर सवाल भले ही उठाए जा सकते हो, लेकिन कब तक आप उस पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि हर लेवल पर वो काम हुआ, जांच हुई, वो सारी बातें हो गई। मैं बरी करने या नहीं बरी करने के सवाल पे नहीं जाता। गोडसे की, नाथूराम गोडसे का मैंने जिक्र उसमें बहुत डिटेल में किया है और बताया है कि आरएसएस से वो कब तक जुड़े रहे, और 1940s में वो संघ से ही नाराज हो गए, क्योंकि वो चाह रहे थे कि संघ जो है कुछ एग्रेसिव रोल प्ले करे, ठीक, और वो नहीं हो रहा था। उससे नाराज होकर वो संघ छोड़कर चले गए और संघ से अलग होकर उन्होंने ये पूरी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया। तो इसलिए उसमें संघ का रोल नहीं है। जिस दिन गांधी की हत्या होती है उस दिन गोलवलकर कहाँ पर हैं? वो एक सम्मान सभा में है, वहां से वो निकल के चेन्नई से आते हैं और वापस यहाँ आकर नागपुर पहुंचते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, टेलीग्राम लिखते हैं, सबको अपना शोक प्रकट करते हैं। वो सब बातें भी उसमें लिखी हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें, आप दो चीजों पर नजर डालिए। मैंने डाली है कि गांधी वहां पर गए, जिसको आरएसएस हमेशा अपने सर्टिफिकेट के तौर पर यूज करता है कि गांधी आरएसएस के शिविर में गए और उनकी डॉक्टर हेडगेवार से भी मुलाकात हुई है, वो सारा जिक्र उसमें है। लेकिन जिस बात का जिक्र नहीं करते वो इस किताब में है कि प्यारेलाल जो उनके सचिव रहे हैं गांधी के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि एक आदमी ने कहा कि आप आरएसएस के सेवा शिविर में जाकर आए और यह है, और वो तारीफ करते हुए कहता है कि आरएसएस बहुत अनुशासित संगठन है। तो प्यारेलाल ने लिखा कि गांधी ने कहा कि अनुशासित तो जर्मन में भी थे, इसका जिक्र है। फिर गांधी और गोलवलकर के बीच में एक बातचीत का जिक्र है जिसमें गांधी किसी रेफरेंस में कोई नरसंहार हुआ तो उसमें गांधी पूछते हैं कि क्या आपके हाथ खून से सने हैं। ये जिक्र आपको बहुत कम मिलेगा, खासतौर से आरएसएस की किताब में तो कहीं नहीं मिलेगा। और उसका जवाब वो देते हैं गोलवलकर कि किस तरह से ये सारी बात है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं सारे आरएसएस की स्वयं सेवकों को सर्टिफिकेट नहीं देता। जी जी, ठीक है, ये तो किताब, हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक चीज इसमें जानना चाहूंगा कि फिर से मैं उसी सवाल पर लौट के आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा, और आपने बहुत विस्तार से बताया, फिर भी थोड़ा सा और कुछ चीजें बताएं। जिस तरह का माहौल रचा गया कानूनी रूप से, एक तो यह है कि ठीक बात है कि साजिश में ऊपर से नीचे तक संघ के लोग शामिल थे, ये बात नहीं कही जा सकती इसको, चाहे गोलवलकर किसी के बारे में ये, लेकिन ये लोन वुल्फ का भी मामला नहीं था कि केवल इसमें एक एलिमेंट था, हिंदू महासभा से जुड़ गया था वो, गोडसे ने ऐसा किया, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह का माहौल संघ के लोग लगातार रचते आ रहे थे, लगातार, चाहे वो पाकिस्तान के मसले पर हो, 55 करोड़ देने के मसले पर, और जिस तरह की उसके बाद खुशियां थी, जो मिठाई बांटने का, जो कि सरदार पटेल के पत्रों में जाहिर हुआ कि किस तरह से इन लोगों ने एक तो माहौल रचा जिसकी परिणति हत्या में हुई गांधी जी की, और बाद में फिर इन लोगों ने जिस तरह से खुशियां और वो की। तो एक चीज है कि आप इस आरोप से तो संघ को बरी नहीं कर सकते कि वो लगातार ये माहौल रच रहा था, इस तरह का एक 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 जिसको कहते हैं कि विषाक्त एटमॉस्फेयर क्रिएट लगातार करने में लगा हुआ था, जिसमें गांधी के तमाम ऐसे लोग दुश्मन बन गए थे, और वो भी फैक्चुअल मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए कि 55 करोड़ रुपए देने का मामला जो है वो पाकिस्तान का, उसके जरिए लोगों को बरगलाया जा रहा था। इस तरह की और तमाम चीजें उस समय चल रही थी। तो उस भूमिका से आरएसएस की कैसे बरी किया जा सकता है आरएसएस को? नहीं, लेकिन ये चीजें हो सकती है कि जिस बात को आप कह रहे हैं वो बात से काफी हद तक सही हो सकती है कि आरएसएस अपना, लेकिन वो उसका उस समय एजेंडा क्या था? उस समय उसका एजेंडा था, क्योंकि पार्टीशन हो रहा था और उससे पहले भी एक माहौल बन रहा था मुस्लिम लीग बनने के बाद से, तो उसका फोकस ही हिंदुओं को लेकर था। इवन आजादी से पहले कराची में गुरु गोलवलकर वहां पर गए हुए थे और वो सारी चीजों को वहां पर सभाएं कर रहे थे, और जब लोग आ जा रहे थे तो उन्होंने किस तरह से कोशिश की कि पाकिस्तान जो उस समय बन रहा था वहां से हिंदुओं को कैसे लाया जा सके, और फिर जो शरणार्थी यहाँ पर आए हिंदुस्तान में उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे बसाया जाए, इस सब पर काम किया। दूसरी बात, हम किसी भी संगठन को
रिप्रेजेंट करने के लिए लीडर से देखेंगे, जी। यदि बरी करना है या आरोप लगाना है। तो गांधी की हत्या होती है उस समय, गोलवलकर चेन्नई में एक सम्मान सभा में थे, उन्होंने, फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ, उन्होंने उस सभा को तुरंत स्थगित किया। उसके बाद का उनका कार्यक्रम कहीं बाहर दूसरे शहर में जाने का था, उसे स्थगित किया। उन्होंने मैसेज भेजे और फिर वो नागपुर आकर वहां बैठ गए और उन्होंने कहा कि कोई भी इस सारे स्वयंसेवकों को ये मैसेज दिया जाए कि इस समय संयम बढ़ता जाए और कोई इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया गलत तरीके की नहीं जाहिर करे। उसके बाद भी होता है कि इतना बड़ा संगठन होता है और वो विचारधारा चल रही है हिंदुओं को आगे बढ़ाने की, और गांधी जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट में फंस गए हैं। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो खुशी मना रहे हों, लेकिन एज ए लीडरशिप, एज ए ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस ने ऐसा नहीं किया। ये उस समय का जिक्र है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और चीज मैं कहता हूँ कि गांधी के साथ उनका कितना कनेक्ट था या नहीं था, ये समझ में आता है कि 1969 में जब 100 ईयर्स गांधी के होते हैं, तब पहली बार संघ की जो मुखपत्र है 5 जन ऑर्गेनाइजर, उसके कवर पेज पर गांधी की फोटो छपी है। 100 ईयर्स मतलब 69 भी, 42 से 69, 47 से भी 69 जो है 22-25 साल बाद की बात है। तो जी। इन रेफरेंसेस को उस तरह से देखना चाहिए। और कानून के बाद भी, और एक चीज और जो संघ भी कहता है, और जो बात ठीक है कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, तो वो चाहते तो इम्प्लीकेट कर सकते थे। और उस समय संघ को पाबंदी लगा दी गई थी, उस समय गोलवलकर को जेल भेज दिया गया था, उस समय बहुत सारे स्वयंसेवकों को जेल भेज दिया गया था और बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन उसके बाद भी उनको गांधी की हत्या के आरोप में नहीं फंसाया जा सका। और जो चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल ने लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि आरएसएस का रोल इसमें रहा। उसके भी बहुत समय बाद जब वो लेटर लीक हो गया, उसके बाद ये जो है बात जाहिर हुई कि संघ का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो होम मिनिस्टर अगर चिट्ठी लिख रहा हो प्राइम मिनिस्टर को, और यदि उनको रिलीज किया जा रहा हो, तो हम कब तक इस पर सवाल खड़े करेंगे, ये भी बात देखने की है। और उसके बाद बहुत समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, 1947 से 48 से लेकर हम समझे 98 तक, यदि 77 भी समझे तो 30 साल हो गए। हालांकि हमारी बातचीत हो रही थी कि किस तरह से संघ के ऊपर इस पूरे गांधी जी की हत्या से जुड़ी चीजों को के आरोप लगे। उसमें बहुत सारी चीजें आपने किताब में भी साफ की हैं और उस तरह के उस समय के बहुत सारे तथ्यों की तरफ भी आपने इशारा किया है कि उस समय असल में संघ की गतिविधियां क्या थी। और संघ जो बड़ा है उसमें हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट उससे खुश हो, बहुत सारे अलग अलग नीचे के स्तर पर चीजें हो रही हो। इसके बावजूद एक दो चीजें हैं जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं और फिर आप उसका अगर जवाब दे पाए। एक तो ये है कि संघ उस तरह का संगठन नहीं है जिस तरह से आमतौर पर बाकी जो राजनीतिक संगठन काम करते हैं, जिसमें सदस्यता की जरूरत होती है और आपके पास एक पार्टी से सदस्यता की पर्ची होती है। वहां पे कोई पर्ची जैसी सदस्यता मिलती नहीं है। तो उस चीज को अगर ध्यान में रखा जाए तो बार बार संघ की तरफ से ये भी कोशिश लॉजिक आए कई बार कि उस गोडसे का संघ से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये बहुत आसान चीज है कहना, क्योंकि आप इस चीज को कोई भी साबित नहीं कर पाएगा कि उनका संघ से लेना देना था या नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इसके बस मौखिक ही चीजें दी जा सकती है या फिर जो परिस्थितियां हैं, घर परिवार के लोग क्या कहते हैं और उनका रिकॉर्ड क्या है। ये मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं क्योंकि संघ की इस मामले में एक इस चीज को रणनीति के तौर पर लोग देखते हैं कि जब इस तरह के किसी संकट में संघ फंसा है तो उसने लोगों से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। जैसे मैं आपको अगर जिक्र करूं कि जब देश में 2005, 6, 7, 8 के दौरान बहुत सारी जगहों पर दंगे हुए, फसाद, बम ब्लास्ट के, सीरियल बम ब्लास्ट के मसले हुए, तो ये बातें सामने आई कि उसमें संघ के एक प्रचारक इंद्रेश कुमार जी को भी का भी नाम आया, आरोपी बनाया गया उस मामले में। और उस समय हमने देखा कि संघ ने उनसे भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की और उनको कहा कि उनका संघ से कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है। तो इस चीज को बतौर रणनीति किस तरह से देखते हैं आपकी संघ, अगर उसका संगठन में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि वो लोगों का कोई रिकॉर्ड रखे, उनकी सदस्यता का कोई एक औपचारिक उसके पास डॉक्यूमेंट हो, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है कि आप जब चाहे सुविधा से जिसका किसी का इस्तेमाल करें और जब उसकी वजह से कोई संकट खड़ा हो तो आप उसको किनारे कर दें। ये आसान होता है। और ये भी सच है कि संघ में खासतौर से स्वयंसेवकों का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है।
आप शाखा में जाते हैं क्योंकि वो ये मानते हैं आप शाखा में गए तो स्वयं सेवक हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसको यदि आप कानूनी तौर पर देखें या लीगल वे में देखें तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते। जी जी। ये फैक्ट बात और है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप ही ने कोट किया है कि एक बार स्वयंसेवक और हमेशा आजीवन स्वयंसेवक। आजीवन स्वयं सेवक होता है। और जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, आमतौर पर बहुत सारे संगठन ऐसा करते हैं, आमतौर पर सभी संगठन ऐसा करते हैं कि कोई संकट में आ रहा हो तो उस संकट में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। जी जी। गॉडसे वाला जिक्र मैं इसलिए बार बार आपको करना चाहता हूँ, मैं बचना नहीं चाह रहा, मैं बल्कि मैंने उसको बहुत एक्सरसाइज की है। तो संघ ने भी ये नहीं कहा कि गॉडसे जो है संघ से नहीं जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि वो उससे बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। गांधी की हत्या की घटना जब 48 में हुई है, उससे करीब करीब वो 42-43 में छोड़कर चले गए थे। संघ के हिसाब से 40 में ही चढ़ गए, लेकिन 42-43 में वो छोड़कर चले गए। और मैंने एक फोटोग्राफ देखा था जो करीबन 42-43 का ही होगा, जिसमें वो संघ के बड़े पदाधिकारियों के साथ गोडसे की फोटो है। एक फोटो है जो पहले पुरानी फोटो होती थी, ग्रुप फोटो, उसमें आगे बैठे हुए हैं कुछ लोग और पीछे खड़े हुए, उसमें नाथूराम गोडसे भी खड़े हुए। ठीक है, तो वो संघ के नेताओं के साथ की फोटो। लेकिन संघ ने ये कहा कि जब गांधी की हत्या हुई उससे बहुत पहले वो चले गए, और दूसरी बात वो इसी बात से नाराज होकर चले गए कि संघ उस तरह के एग्रेसिव रोल में नहीं आने को तैयार है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि गोलवलकर को जब मैंने स्टडी किया तो गोलवलकर उस समय संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे। उनका फोकस जो है वो आरएसएस को मजबूत करने में था। इसीलिए बार बार जो आरोप लगाया जाता है या जिसको पेश करना पड़ता है आरएसएस को कि आजादी आंदोलन में संघ की भूमिका नहीं रही, तो वो उसकी भी वजह यही मानी जाती है कि गोलवलकर जो है उस समय उनका फोकस था कि हमें केवल संगठन पर काम करना है। आजादी को यदि लड़ाई लड़नी है, कुछ लोग जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन हमें संघ के लिए काम करना है, संगठन के लिए काम करना है। और मुझे इसमें कोई बुरा भी नहीं लगता, हर एक संगठन अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाता है, लेकिन इसको फेस करना पड़ेगा। जबकि बाला साहब देवरत, कुछ और लोग जो है आजादी आंदोलन में जाना चाहते थे। फिर मैंने ये सवाल भी खड़ा किया है कि क्या यदि हेडगेवार होते, उनकी डेथ तो हो गई जल्दी 40 में, तो यदि हेडगेवार होते तो क्या संघ की आजादी के आंदोलन में अलग भूमिका होती? क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार, इस पर मैं आपसे विस्तार से जानना चाह रहा हूँ, लेकिन आप पहले अपनी बात पूरा कर लें। जी नहीं, क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार 2 बार जेल गए हैं, जंगल सत्याग्रह के लिए भी गए और दूसरा भी गए, बल्कि उन्होंने अपना सरसंघचालक पद छोड़कर भी उसको ज्वाइन किया। तो मैंने ये सवाल भी खड़ा किया है कि डॉक्टर हेडगेवार यदि सरसंघचालक रहते आजादी के आंदोलन, मतलब आजादी मिलने तक, तो क्या संघ की भूमिका दूसरी होती? इस पर भी सवाल हमने खड़ा किया। आपने सिंधी उसका जिक्र किया है सम्मेलन का, जिसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ है कि उस पर चर्चा हुई है कि कैसे चीजें, हाँ, और वो कैसे संघ का जो आज का स्वरूप है उसमें बहुत सारी चीजें उससे निकल के आई, उस सम्मेलन से। और उसमें राजनीति वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तरफ देवरस जैसे लोग थे जो चाहते थे कि राजनीति में हिस्सेदारी हो, और दूसरी तरफ गोलवलकर जैसे लोग थे जो कि चाहते थे कि केवल वो अपने एजेंडे के लिए काम करे, वो एजेंडा। लेकिन इसमें दिलचस्प बात है कि उन्होंने कहा कि हमको राजनीति से दूर रहना है। अब उस समय की राजनीति क्या थी? उस समय की राजनीति थी आजादी के आंदोलन की राजनीति, जिसमें कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका थी। उन लोगों का एक उसमें एक दखल था आजादी के आंदोलन में। तो उसमें इस चीज को कैसे हम देखें कि जिस चीज को केवल वो ये कह रहे हैं कि स्वयं सेवक को राजनीति से अलग रहना है और केवल उसको हिंदुत्व का या जो भी उनका अपना एजेंडा है उसके लिए काम करना है, लेकिन हम इसको इस तरह से क्यों नहीं देख सकते कि असल में वो अंग्रेजों के खिलाफ, या तब तक उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज थी जो उनको ये भरोसा नहीं दे रही थी कि अंग्रेज कभी यहां से जा सकते हैं या इतनी बड़ी सत्ता कभी हिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो उनके साथ किसी तरह का कन्फ्रंटेशन करने की बजाय चुपचाप अपनी जो राजनीति थी वो करना चाह रहे थे या कर रहे थे। आजादी के आंदोलन से उन्होंने डेलिबरेटली अपने को अलग रखा। इसको इस तरह से कहा जाना चाहिए, कहा जा सकता है, क्योंकि 1940s में हेडगेवार के बाद जब गुरु गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर सरसंघचालक बने, तो उन्हें लगा कि भाई हेडगेवार ने एक संगठन मुझे बनाकर दिया है तो मुझे इसको आगे बढ़ाना, क्योंकि वो हेड कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? सबसे पहले जिम्मेदारी कि अपने संगठन को बढ़ाए। पहली बात। 2 चीजों का जिक्र किया जिस बात पर आप इशारा कर रहे हैं, उनका किताब में 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र मैंने किया है। एक है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कहा कि ये मिलिट्री वाली जो उनकी यूनिफॉर्म है
इसको विड्रॉ कर लीजिए। पहले संघ की जब हेडगेवार के वक्त में 1939 तक 40 तक मिलिट्री वाली यूनिफॉर्म पहनते थे, वो बूट्स और बेल्ट और उस तरह की, और एक्सरसाइज भी उस तरह की करते थे। लेकिन गोलवलकर ने उस पर कन्फ्रंटेशन नहीं किया और उन्होंने तुरंत एक आदेश निकाला संघ में और कहा कि भाई हमें ये कन्फ्रंटेशन नहीं करना है और हम ये मिलिट्री यूनिफॉर्म को खत्म कर लेते हैं। बल्कि 2 पद वहां पर होते थे, सर सेनापति और सर कार्यवाह सेनापति, उन पदों को भी उन्होंने खत्म कर दिया क्योंकि वो कन्फ्रंटेशन उसमें नहीं चाह रहे। फिर जब बाला साहब देवरस और कुछ लोग कहते हैं कि हमें जाना है आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना है, कुछ और लोगों ने भी कहा, तब भी उन्होंने कहा कि जिसको भी जाना है वो स्वयं सेवक के मतलब इंडिविजुअल तौर पर जाए, संगठन जो है आरएसएस जो है इसमें शामिल नहीं हो। तीसरी घटना का जिक्र एक बड़े जर्नलिस्ट के माध्यम से किया। उन्होंने इसको कहा कि जब आजादी की लड़ाई खत्म हो गई, आजादी मिल गई, बहुत महत्वपूर्ण है, आजादी मिल गई, ये 47 की 15 अगस्त 16 अगस्त की बात है 1947 की, तो कुछ लोग नागपुर में जश्न मनाने के लिए ढोल नगाड़ा चाहते थे। तो उन्हें पता था कि आरएसएस के ऑफिस में ढोल रहता है, ढोल और ड्रम मतलब ड्रम रहता है। तो कुछ नौजवान वहां पर गए आरएसएस के ऑफिस में और उन्होंने कहा कि ये ड्रम हमें दे दीजिए, हम जश्न मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये ड्रम की जरूरत नहीं है, ये कोई आजादी नहीं मिली है, ये अंग्रेज कहीं जाने वाले नहीं है और अंग्रेज ही वापस आकर शासन करेंगे। तो ये मैं जी आप बात मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि मैं माइंडसेट के तौर, इसलिए मैंने कहा ना कि आप फैक्ट्स को मैंने उसी तरह से रखा है जो वहां पर रखे गए हैं। अब इनका रेफरेंस और इन्फरेंसेस हर आदमी अपने तरीके से निकाल सकता है। जी और ये मैंने कोशिश की कि अपना कमेंट उसमें नहीं करूं, मैंने आपको घटना का जिक्र कर दिया कि ये घटना हुई है, आपने मिलिट्री की यूनिफॉर्म को किस तरह से विड्रॉ किया, आपने किस तरह से संगठन में ये कहा गया, ये भी कहा जा सकता था ना, क्योंकि आजादी की लड़ाई हो रही है। ठीक है, आजादी की लड़ाई में उस समय का जो माहौल था, मैं तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन उस समय जो माहौल था, मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ा कि हर आदमी चाहता था कि उसमें शामिल हो। तो ये भी हो सकता था प्रायोरिटी कि गोलवलकर या जो भी संघ के पदाधिकारी हैं वो कहते कि नहीं, अभी हमको संगठन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें देश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना है। ये हो सकता था ना। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे याद आया कि जब ये हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन, तो जब गुरुजी ने, गोलवलकर ने 7 बड़े सवाल खड़े किए, क्योंकि आरएसएस उसमें शामिल नहीं हुआ था। इस पर भी संघ में काफी विरोध भी हुआ और चर्चा भी हुई। तो उसमें उन्होंने 7 सवाल खड़े किए। वो 7 सवाल मैंने किताब में डाले हैं कि वो कहते हैं कि किस किस तरह से क्यों वो शामिल नहीं हो रहे सत्याग्रह में। और उन्होंने कहा मैंने गांधी से 7 सवाल पूछे हैं, कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछे हैं कि भाई इनका क्या जवाब है। उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन में हमें शामिल होना चाहिए। हालांकि ये बात बेमानी है उस समय करना 42 में, जब आप 39 में ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि आप उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आपने जैसा बताया कि ये रेफरेंसेस हैं, मौके हैं जब उन्होंने इस तरह की बातें की, तो उसके बाद फिर 42 के मोमेंट में अलग से शामिल होना नहीं होने का मतलब क्या? आपने एक तरह से अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी और उस आंदोलन से अपने को दूर रखा। इसमें एक कंट्राडिक्शन और है अतुल की, 19 जब ये गांधी का जब नमक का आंदोलन जब हुआ, दांडी मार्च वाला, तो उस समय नागपुर में हेडगेवार उनके समर्थक नहीं होते हुए भी जंगल सत्याग्रह करते हैं, है ना। और क्योंकि वहां पर नमक नहीं है, नागपुर में समुद्र नहीं है, तो वो उसके बजाय जंगल सत्याग्रह करते हैं और उसमें जेल में जाते हैं। तो 2 चीजें बहुत अलग अलग हैं। इसमें हेडगेवार और गोलवलकर को जी आपने कहा जो हेडगेवार के समय की, जो क्योंकि हेडगेवार का अपना एक बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा कि वो कांग्रेस से ही आए थे और वो उस आंदोलन में जेल में जा चुके थे, वो तो एक फैक्ट। वो तो अनुशीलन समिति से जुड़े रहे, अनुशीलन समिति के समय भी उन्होंने सत्याग्रह किया और वो सारा काम किया, एक्सरसाइज की है। तो 2 चीजों में फर्क है। लेकिन संघ का जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आया, जो हमारे सामने स्वरूप आया, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा प्रभाव गोलवलकर के विचारों का था। तो उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा बात करेंगे। ये तो हुई आजादी की बात। 1-2 जगह आया कि जैसे गोलवलकर के डेमोक्रेटिक स्वरूप के ऊपर भी बात की गई कि एक बात कितने उन्होंने बातचीत की जो परंपरा है या उसकी जो परिपाटी है संघ में, उस पर भी मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे। एक तो ये कि बहुत डेमोक्रेटिक और इस तरह का स्वभाव होना उनका, ऐसा कुछ दिखता नहीं, क्योंकि संघ में एक ऊपर से नीचे की तरफ, जो आपने कहा कि एकानुवर्तिक पूरी एक प्रणाली चलती है, चालुकानुवर्ती होते हैं। जी, तो वो
तो सबको पता है। इसके बावजूद दो चार चीजें हैं, जैसे बंच ऑफ थॉट्स है, जिसको, ये तो ठीक बात है कि संस्थान संगठन आगे बढ़ते हैं, फिर अपने को समय के हिसाब से परिवर्तित करते चलते हैं। लेकिन जो 2018 में मोहन भागवत का जो व्याख्यानमाला थी, उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा कि बंच ऑफ थॉट को हम अब एडिटेड फॉर्म में स्वीकार करेंगे, उस फॉर्म में नहीं स्वीकार करेंगे, यह संभव है क्या? मेरा इस सवाल इस लिहाज से है कि जो गोलवलकर के विचार थे मुसलमानों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, व्हाटएवर, वो गोलवलकर के विचार एज इट इज रहेंगे, उसमें गोलवलकर ही संपादित कर, गांधी जी ने अपने विचारों को संपादित किया समय समय पर, वो गांधी जी के ही कर सकते थे। गांधी जी के विचारों को आज की कांग्रेस नहीं संपादित कर सकती। इसी तरह से गोलवलकर के जो विचार थे, वो विचार सिर्फ गोलवलकर ही संपादित कर सकते थे। आज ये कह देना कि अब जो बंच ऑफ थॉट का हमारा जो हमारे सामने है, उसमें से ये चीजें हमने हटा दी हैं। नाजीज को लेकर जो उनका विचार था, हिटलर के प्रति जो विचार थे मुसलमानों के, अब वो नहीं रहेंगे, बंच ऑफ थॉट रहेगा। ये थोड़ा ज्यादा मतलब एक तरह का अपॉर्चुनिज्म है, मैं कहूंगा, रादर देन कि आप नई चीज लिखते और आप एक प्रस्ताव पारित करके सबके अंदर कहते कि अब हमारी जो चीजें हैं वो इस तरह से काम करेंगी। गुरुजी ने जो जिस समय पे की थी वो एज इट इज वो उनके विचार हैं, लेकिन आप नया एडिशन कैसे छाप सकते हैं किसी की लिखी हुई, किसी की कही हुई बात का अपनी तरह से? नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है जी, मुझे लगता है। वो ये है कि बंच ऑफ, मैं इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूँ कि कोई सरसंघ चालक, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन का सरसंघ चालक, यदि ये हिम्मत करता हो सार्वजनिक तौर पे कि भाई हम उनके बंच ऑफ थॉट्स के मुसलमानों को लेकर, नाजीज को लेकर या ईसाइयों के जो भी विचार थे, उनको स्वीकार नहीं कर रहे अब, क्योंकि वो सामयिक थे, ठीक है। और ये घटना अपॉर्चुनिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम मोहन भागवत ने नहीं किया, मोहन भागवत ने तो सार्वजनिक किया। उन्होंने, संघ ने इससे पहले गुरुजी समग्र लिखा है, जिसे रंगाहरी ने संपादित किया, और गुरुजी समग्र को मोहन भागवत ने कहा कि हम इसको मानते हैं। जब गुरुजी समग्र लिखा गया तो उसमें उन सब विचारों को, बंच ऑफ थॉट्स के जो चैप्टर्स हैं उनको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये एक हिम्मत भरा काम भी मानना चाहिए, आपको तारीफ करनी चाहिए मोहन भागवत की कि वो गुरुजी गोलवलकर की, आपको पता नहीं कि संघ में कितनी बड़ी मान्यता है ना, उनके लिए बोलना ही अपने आप उनके खिलाफ बोलना, या ये कहना कि उनके विचार को खारिज किया जाए, ठीक है, तो वो संभव ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो विचार उनके सामयिक थे, इसलिए अब हम उस पर नहीं चलते और हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। ये बात संघ में नीचे स्वयंसेवक कितना मानता है नहीं मानता, ये अलग भी विषय होगा। जी जी, मैंने इस पर भी सवाल खड़ा किया है कि मोहन भागवत जी ने 2018 अलग बात है, मतलब भागवत जी ने वो बात कह दी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का भी स्थान है, लेकिन स्वयंसेवक बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, प्रज्ञा ठाकुर जैसे, जिनको लगता है कि गोडसे असल में हिंदुस्तान का हीरो। हाँ, तो इसलिए वो अलग है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत भरा और जोखिम भरा काम था, ठीक है। उसमें दो चीजों का जिक्र करता हूँ। एक बार बाला साहब देवरस जब मुसलमानों को संघ में एंट्री की चर्चा कर रहे थे 70s में, जी जी, तो बैठक हो रही थी प्रतिनिधि सभा की, तो उसमें वो जो एक प्रचारक थे महाराष्ट्र के ही, उन्होंने कहा कि देवरस जी, ये जो सब आपकी दुकानदारी है इसको दूर रखिए, ये विचार हमारे यहाँ नहीं चल सकते, और यदि आप मुसलमानों की एंट्री करना चाहते हैं तो आप अपना संघ अलग बना लीजिए, हमें हेडगेवार के संघ के साथ रहने दीजिए। समझ रहे हैं, ये 70s की बात है। मोहन भागवत की व्याख्यान माला के बाद मैंने एक प्रचारक का बिना नाम लिखे जिक्र किया है। मैंने कहा कि क्या ये विचार चलेंगे? मोहन भागवत जी ने कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। तो उन्होंने कहा कि लीडर्स बदलते हैं तो विचारधाराएं भी बदलती हैं, ठीक बात, समझे। और वो पर्कुलेशन नहीं हुआ है, ये बात मैं आज भी मानता हूँ, किताब लिखते वक्त भी मान रहा था कि स्वयं सेवक तक ये बात पर्कुलेट नहीं हुई है, या वो इसको मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह से मैं मतलब थोड़ा सा बड़ा, ये मुझे ये थोड़ा क्या कहेंगे कि ये फनी भी लगता है कि ऊपर के लोग विचारक हैं, सोच समझ सकते हैं, चीजों को देख रहे हैं, उनका वर्ल्ड व्यू बहुत बड़ा है, और नीचे तक चीजें पर्कुलेट कैसे करेंगी। जैसे मैं उस एक हिस्सा आप किताब का पढ़ रहा हूं और उसके जरिए मैं उस सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। तो इसमें आपने नाम नहीं लिया है उनका, लेकिन उनके हवाले से जो बात आ रही है कि दिल्ली के उदासीन आश्रम में बैठे संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी से जब मैंने सवाल किया कि स्वयंसेवकों को संघ से जुड़े सवालों पर कोई जानकारी क्यों नहीं होती,
जबकि उन्हें ही इन सवालों का आए दिन सामना करना पड़ता है। उनका जवाब था, इसकी जरूरत नहीं है, जवाब देने के लिए पदाधिकारी हैं। स्वयंसेवक को सिर्फ संघ के रास्ते पर चलना और राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे रहना है। इससे अधिक जानकारी की उन्हें आवश्यकता नहीं है। इससे आगे वाला और महत्वपूर्ण है। उन्होंने आपसे पूछा कि यह पुस्तक आप किसके लिए लिख रहे हैं। आपने जो जवाब दिया, जो भी आरएसएस के बारे में जानना चाहता हो उसके लिए। मुस्कुराते उन्होंने जवाब दिया, तब ठीक है, क्योंकि यदि आप स्वयंसेवकों के लिए लिख रहे हैं तो यह किताब नहीं बिकेगी। ज्यादातर स्वयंसेवक किताब न खरीदते हैं न पढ़ते हैं। ये एक अंदर के आदमी की कहानी है, वो बता रहा है अपने स्वयंसेवकों के बारे में। हमारा स्वयंसेवक ज्यादा से ज्यादा 10-5 रुपए की छोटी मोटी संघ की कविताएं और पुस्तिकाएं पढ़ता है। वो गीत, संघ गीत की जो पुस्तिकाएं आती है ना, जी जी, संघ गीत की जो उन्हें इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका काम है संघ जो आदेश दे आंख बंद कर उसका पालन करना। यह पूरे संगठन के कार्यप्रणाली पर, उसकी शैली पर, उसके कामकाज की स्थिति पर डालता है रोशनी कि आप ऐसे लोगों की एक फौज तैयार करना चाहते हैं जो आपकी बात माने तो, लेकिन वो बात तभी मानी जा सकती है जब उसके सोच विचार का दायरा बहुत संकुचित हो, बहुत छोटा हो, उसका वर्ल्ड व्यू बहुत सीमित हो। अगर वो समझेगा, चीजों को देखेगा, तो वो आपसे तर्क करेगा। जब आपसे तर्क करेगा तो फिर संघ का जो अपना एकानुवर्तिक जो प्रणाली है, जिसमें वो ऊपर से नीचे केवल चीजें चलती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाती हैं। हालांकि किताब में एक आध दो जगह मुझे कॉन्ट्रडिक्शन भी दिखा कि विचार और राय का महत्व है। यहाँ पर विचार इस राय का तरह महत्व प्रतिनिधि सभा के लेवल पर होता है ना, जो प्रतिनिधि सभा ऊपर होती के है, लोग बड़े आपस में राय विचार कर लेते हैं। अब ये इस लिहाज से आपकी टिप्पणी थोड़ा विस्तार से मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह के संगठन में नीचे परकुलेट चीजें कैसे होंगी। शाखा में जाने पर उसको बहुत स्टीरियोटाइप चीजें सिखाई जाती हैं कि मुसलमान 4 शादियां करता है, 44 बच्चे पैदा करता है। हिंदुओं, गांधी जी के लिए सिखाया जाएगा कि 55 करोड़ रुपए इन्होंने 48 में देने के लिए तो पाकिस्तान को दबाव बना दिया, वरना हिंदुस्तान नहीं बढ़ता। अब ये स्टीरियोटिपिकल लीनियर सोच वाली जो आसानी से एक आदमी को इंजेक्ट की जा सकती है, वो वही सोच सकता है जो इस तरह का, जिसका वर्ल्ड व्यू बहुत सीमित हो, जो सोच विचार नहीं, जो तर्क नहीं कर सकता। तो इस पर मैं आपकी बहुत विस्तार से राय जानना चाहूंगा, क्योंकि यही अल्टीमेटली पूरे संघ के विस्तार, फैलाव और उसके उस पर एक सबसे गंभीर रोशनी डालता है। आप सोचिए कि मैंने किताब की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र कर दिया है, तो ये अपने आप में मेरी और आपकी राय को बताता है कि संगठन किस तरह से चल रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी संगठन हो, आरएसएस जैसा संगठन हो, वो इसको पंथ नहीं मानते, लेकिन जो पंथ वाले जो लोग होते हैं या जो आजकल बहुत सारे समाज के संगठन बन रहे हैं, उनके लिए जरूरी है, उनके लिए जरूरी, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए नहीं जी। उसको मजबूत रखने के लिए, उसको यूनिफाई रखने के लिए जरूरी है कि ज्यादा तर्क विवाद, विचारधारा, डिस्कशन नहीं हो। जैसे मतलब मैं इसको बिना उसके कोई इसको आपत्तिजनक नहीं कहे, हमारे जो सेना के संगठन होते हैं या पुलिस के संगठन होते हैं, उसमें भी क्या कहा जाता है कि जो जवान के लेवल पर लोग हैं वो सवाल ना खड़ा पालन करना है। तो एग्जीक्यूशन के लेवल पर यदि सवाल खड़ा होगा, एक्चुअली क्या है, ये आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम, बुद्धि जो है ना परेशान करती है। मेरे जैसे लोग ठीक रहते हैं, जिनके पास नहीं है अकल तो चलता रहता है, जो आपने कहा मान लिया। तो बुद्धि जो है, सवाल जो है ना, हम एक, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आमतौर पर, कि घर में बच्चा होता है छोटा, वो बहुत सवाल करता है। 4 साल का, 5 साल का बच्चा होता है, आपसे पेरेंट्स के तौर पर हर चीज के लिए सवाल करेगा। आप कुछ भी कहेंगे वो सवाल करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज के लिए कहेगा। लेकिन आप नाराज नहीं होते, है ना। वो बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है, तो वो सवाल करता है, तो आप नाराज होते हैं उसकी हर बात पे। उस सवाल में एक शब्द बदल गया है, अब इस पर ध्यान से दीजिएगा। 5 साल का बच्चा पूछता है ये क्या है पापा से, माँ से, है ना, आप उसका जवाब देते हैं, उसमें आपको आपत्ति नहीं क्या है। मैं 18 साल का बच्चा आपसे पूछता है ये क्यों है, क्यों आपको परेशान करता है, क्या नहीं, क्या नहीं। तो स्वयं सेवक को क्या बता दे तो ठीक है, क्या होना चाहिए, शाखा कैसे चलनी चाहिए, पद संचलन कैसे होना चाहिए, ये सब क्या होना चाहिए, ये ठीक है। क्यों जो है ना, सब चीजों का सरदर्द है। और किसी भी संगठन को चलाने के लिए क्यों नहीं चलता, आरएसएस में नहीं, अभी आप कांग्रेस में देख रहे हैं, जो 23 का ग्रुप है, G23 हुआ, उसने क्यों किया है ना, उसमें क्या है झगड़ा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा, क्यों आंतरिक चुनाव नहीं हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में सवाल नहीं होते खड़े, क्यों नहीं करना है।
मान लेना है, तो क्यों जो है वो किसी भी संगठन को तोड़ने के लिए काफी है। उसमें रास्ते बनने लगेंगे फिर उसके बाद। तो एक और चीज इसमें मैं जानना चाह रहा था, मनमोहन वैद्य के हवाले से, आप हमारे बीच नहीं रहे, वो उनके हवाले माधव से। गोविंद वैद्य, मनमोहन वैद्य तो अभी हैं सरकार। जी माफी। तो उनके हवाले से आपने लिखा है कि विमर्श की जो भारतीय परंपरा है उसमें संघ का यकीन है, तो वो कहते हैं, लेकिन ये उस लिहाज से कही गई बात है कि जब एक धुर कांग्रेसी रहे राष्ट्रपति रहे देश के, प्रणब मुखर्जी जाते हैं संघ के मुख्यालय नागपुर, उस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है, तो संघ कहता है कि हम तो ऐसे ही हैं, सबको हम बुलाना। पर इसमें एक छोटी सी लाइन है जिसको मैं जानना चाह रहा हूं कि वो क्या सही है या गलत है। संघ सबको बुलाना चाहता है जी। संघ जो जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, विमर्श की भारतीय परंपरा, उसमें संघ स्वयं किसी और विचारधारा के मंच पर खुद नहीं जाता। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि बड़े लोग, शीर्ष स्तर के लोग, और इसकी कोशिश हमने खुद की, मैं उसका भुक्तभोगी हूं कि हमने 2 अक्टूबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया और हमने कहा कि क्या संघ की विचारधारा और आरएसएस की गांधी जी की जो विचारधारा या हिंदुत्व या राष्ट्रवाद था, वो सब क्या आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इस पर एक बहस की जाए। आज जब आरएसएस बहुत बड़ा हो गया है और गांधी जी एक तरह से नेपथ्य में जा चुके हैं, तो इसके लिए जब हमने तमाम लोगों से अप्रोच किया, और कम से कम में 50 लोगों को, जो ऊपर से लेकर नीचे तक, सरसंघ चालक जी को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा तमाम लोगों से, लेकिन कोई भी दूसरे मंच पर आकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया की उनको जरूरत नहीं है, वो खुलेआम कहते हैं कि हमें किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। तो ये जो विमर्श की हमारी ऐसे ही परंपरा है, जिस परंपरा का वो जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी रास्ता वन वे ट्रैफिक है। वो अपने यहाँ लोगों को बुला लेना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट के तौर पर गांधी जी के एक बार आगमन को, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया और उन्होंने उसके बाद क्या विचार रखे, उसको दरकिनार करके वो कहता कि गांधी जी हमारे यहाँ आए थे। आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद वो फिर यही बात कहेगा कि प्रणब मुखर्जी हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, वो सब चीजों में कोई जाता नहीं है, क्योंकि स्वयंसेवक को क्यों कहने की आजादी नहीं है। तो इस तरह से जो इस्तेमाल की जाती हैं चीजों को, वो भारतीय विमर्श की जो परंपरा का एक तरफा चेहरा है संघ का। संघ कभी खुद दूसरे विचारों के मंच पर, दूसरे विचारधाराओं के मंच पे अपने शीर्ष लोगों को बोलकर किसी वाद विवाद में कभी नहीं आता, या किसी शास्त्रार्थ की परंपरा को भी नहीं शुरू करता। ये एक तरफा जो रणनीति है, इसको किस तरह से देखेंगे आप? मुझे रणनीति से ज्यादा उनकी आदत में लगता है, क्योंकि अभी मैं 25 साल से संघ को देख रहा हूँ, और 3 साल खासतौर से ये जो किताब के दौर में, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना संकट रहा होगा कि उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना, जबकि ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं। आपसे कहा कि ये जो संकट है, कि ये कितने सारे मोरालिटी के संकट होते हैं, कितने सारे नैतिक दबाव होते हैं कि कैसे करना है इसमें। जी, तो वो बातचीत करने के लिए उनको तैयार करना, उनसे मिलना अपने आप में बड़ा संकट है। तो आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आना, वो मुझे लगता है कि उनकी आदत में ही है कि वो अपनी बात तक जितना कहना चाहते हैं उतना करें, और वो शास्त्रार्थ और विचार विमर्श में ज्यादा चर्चा में नहीं पड़ते। हालांकि मेरे को समझना चाहिए कि मैंने जितने सवाल किए उनके बहुत सारे जवाब, मनमोहन जी का मैं खासतौर से जिक्र करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, वो सह सरकार्यवाह हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है जवाब देना नहीं चाहते, और वो किसी शास्त्रार्थ में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ये स्वीकृति वो रखना चाहते हैं कि भाई इसको आप सर्टिफिकेट के तौर पर भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने जिक्र किया कि गांधी का भी वो जिक्र करते हैं, अम्बेडकर का भी जिक्र करते हैं, और मैंने ये भी जिक्र किया कि प्रणब मुखर्जी को भी वो 25 साल बाद यूज कर सकते हैं कि भाई प्रणब मुखर्जी हमारे यहाँ आए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी जब आए तो संघ के किसी स्वयंसेवक ने ये सवाल नहीं किया कि क्यों बुलाया, लेकिन जितने वामपंथी या जो भी सेक्युलर विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने सवाल किया कि प्रणब मुखर्जी वहां क्यों गए। इस संघ ये के सर, ये तो ऑब्वियस है कि विरोधी लोग थे, वो तो करते ही, उनका तो काम था, उनसे यही अपेक्षा थी। नहीं, मतलब संघ का जो पदाधिकारी, उन्होंने सवाल नहीं किया ना कि प्रणब मुखर्जी को क्यों बुला रहे हो, क्योंकि वो दूसरों के विचार सुनने के लिए अपना रास्ता या अपना प्लेटफॉर्म देते हैं, उसको खोल कर रखते हैं। तो ये एक तरीका होता है, और मुझे लगता है कि अभी उनकी आदत में ही नहीं है कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बात को रखें, क्योंकि वो या तो ना तो इसकी जरूरत समझते हैं वो अपने संगठन के लिए, या जो भी है उनकी आदत में शुमार है। मुझे ऐसा ज्यादा लगता है। क्योंकि आपकी किताब में लिखा भी है कि जैसे मीडिया से दूरी बना के रखना, कोई मीडिया सेल हाल तक नहीं होना। 1-2 लोग आए भी और फिर उसको एक तरह से डिफंक्ट कर दिया गया।
तो वो आज भी मीडिया का जो उनका रोल है, मीडिया प्रमुख जैसे राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख भी हैं, तो वो आपको डे टू डे ब्रीफिंग या सवालों के जवाब नहीं देते। वो जब संघ का जो कोई कार्यक्रम हो या संघ की जो जानकारी देनी हो, उसको वो जानकारी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक चीज का जिक्र मैं करूँ, पता नहीं आपने उसमें पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि संघ ने जो बड़ा खूबसूरती से काम किया वो ये था कि हम संघ के जितने संगठन हैं उनको संघ परिवार कहते हैं आमतौर पर बोलचाल में। अभी आपने लिखा कि विविध क्षेत्र के संगठन, अब उन्होंने उसका नाम विविध क्षेत्र संगठन कर दिया है। तो मैंने कहा ये विविध क्षेत्र संगठन आपने क्यों कर दिया है? तो उन्होंने कहा क्योंकि संघ जो है, परिवार का मतलब होता है कि जो हेड है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आदेश देते हैं परिवार में, बड़ा जो होगा वो आदेश देगा, लेकिन हम आदेश नहीं देते। तो इसलिए हम इसको संघ परिवार नहीं कहते, हमारे क्षेत्र के विविध क्षेत्रों के संगठन है। तो मैंने कहा कि क्या ये सवाल पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी का नहीं? जो सवाल आपने शुरू में किया था कि जब तक आपको साथ लेकर चलना हो तो विद्यार्थी परिषद के लोग भी प्रदर्शन करेंगे, साथ होंगे, भारतीय किसान मजदूर संघ के भी होंगे, इंद्रेश जी भी होंगे, सब होंगे, लेकिन किसी दिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कहें कि भाई ये अलग लोग हैं, विविध क्षेत्र के संगठन हैं। तो उसको लेकर ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है उनकी, क्योंकि पहले वो संघ परिवार था, अब वो विविध क्षेत्र के संगठन हो गए हैं। तो जब आप चाहें तो आप उनको अलग कर सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक संगठन के तौर पर है, मतलब ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो उसे अपना हिस्सा नहीं मानते। ठीक बात। तो एक तरह से उन्होंने स्वायत्तता दे रखी है, स्वायत्तता दे रखी है, और उनका इकोनॉमिक लेवल पर, विचार के लेवल पर, सब पर वो अपनी रास्ता जो है वो चुन सकते हैं। हमारी कोई बात होगी वो हम उनको कह देंगे। इसलिए प्रतिनिधि सभा में, जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा होती है, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, उसमें सभी विविध क्षेत्रों के संगठन के प्रतिनिधि, मतलब जो लीडर्स हैं, वो वहां जाते हैं और वहां पर जो उनकी राय होती है उसको रखा जाता है, और संघ के जो लोग अपना एजेंडा देना चाहते हैं उसे रखा जाता है। तो ये किताब बहुत बड़ी है और बहुत सारे हिस्सों में बटी है, फिर भी तो बहुत सारी चीजें मैं इस इंटरव्यू में शामिल नहीं कर पाऊंगा। फिर भी अभी जो एक और चीज है उस पर जो बातचीत करनी है वो है किताब के नाभिनाल वाले जो चैप्टर है, उसमें बहुत सारे ऐसे एनेक्डोट हैं जो आपको पढ़ने को, जो हमारे इस कार्यक्रम के दर्शक हैं या जो लोग सुनेंगे उनके लिए है कि किस तरह से राजनीति में चीजें चल रही थी उस समय, और बहुत सारे अंदर की छोटी छोटी चीजें जिनको आप बाहर से देख रहे थे और अंदर क्या चल रहा था उससे रिलेट कर पाएंगे तो आपको मजा आएगा, दिलचस्प लगेगी चीजों को पढ़ने देखने में। मेरा एक सवाल है कि गोविंदाचार्य और अटल बिहारी वाजपेयी के जो रिश्ते खराब हुए और उसमें आडवाणी जी का एक तीसरा कोण था, और उसमें एक जगह पे फिर वेंकैया नायडू जो उस समय अध्यक्ष हुए, उनका भी एक रोल। हाँ, तो बहुत साफ विस्तार से आपने उस पूरी घटना को, कैसे संबंध बिगड़ते चले गए आप, मतलब एक तो कम्युनिकेशन बीच में जो गैप था उसका इस्तेमाल किया लोगों ने, जो भी हुआ बड़े बड़े, तो बहुत विस्तार से बहुत छोटी छोटी चीजों में आप गए हैं। उसके बरक्स वैसी ही एक और बड़ी घटना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच की खराब होने वाले संबंधों के खराब होने की घटना है। उसी दौर के आसपास थोड़ा बाद की घटना है, लेकिन उस पर कोई विस्तार से बातचीत नहीं हुई। बहुत एक पैराग्राफ में बहुत सरसरी तौर पर आपने उस घटना को समेट दिया है। तो इसकी कोई वजह उस घटना के पीछे के पहलुओं को उजागर ना करने की? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। जितना मैं, उसको वजह ये थी कि मैं कनेक्ट कर रहा था आरएसएस और बीजेपी दोनों के बीच में जितने संबंध हुए हैं उस पे जो एनेक्डोट्स उसमें जोड़े जा सके। ठीक है, संजय जोशी और वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के बीच की जो घटना है, वो दोनों लोग बीजेपी की लीडरशिप में थे उस वक्त गुजरात में। ठीक है, और उनके बीच में जो हुआ वो बहुत सार्वजनिक भी था और वो बीजेपी लीडरशिप में था। मैंने ज्यादातर किस्से वो रखने की कोशिश की है जो संघ और बीजेपी को कनेक्ट करते हैं। आप सोचिए, संजय जोशी भी मेरे मित्र हैं, नरेंद्र मोदी जी एक जमाने में परिचित होते थे मेरे, तो उस पर नहीं लिखने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि मैं तो के एस सुदर्शन जी का पूरा जिक्र कर देता हूँ कि जो घटना वाजपेयी जी और सुदर्शन जी के बीच में होती है कि मंत्रिमंडल में से 2 नाम जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन को किस तरह से हटाए गए। ठीक है, और गोविंदाचार्य और वाजपेयी जी की रिलेशनशिप और गोविंदाचार्य और अडवाणी जी की रिलेशनशिप, और ये कम लोग जानते होंगे कि गोविंदाचार्य इतने ताकतवर थे कि 1991 में उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ से टिकट देने से इनकार कर दिया था। तो इसका जिक्र भी मैं उसमें कर रहा हूँ। तो वो किस तरह से
इन चीजों को खास तौर से ध्यान ये रखा गया कि संघ और बीजेपी से कनेक्ट होते हुए नाभिनाल का जो एक वो कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जाए। और उसमें एक जोड़ मैंने दिया कि पहले हम लोग बिग ब्रदर कहते थे आरएसएस को, अब वो जुड़वा भाई हो गए। तो इसको थोड़ा सा व्याख्या कर सकें अगर समझ में हम और ज्यादा समझ पाए। बिग ब्रदर का मतलब था कि पहले जिसको लोग कहते थे रिमोट कंट्रोल नागपुर से चलता है ना, और बड़ा भाई था जो आदेश आरएसएस ने दे दिया उसे बीजेपी को मानना ही है। जैसा उदाहरण 98 का भी है कि वाजपेयी जैसे बड़े लीडर को भी बात माननी पड़ी सुदर्शन जी की, है ना। लेकिन आज जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन दोनों के बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी है कि वो ट्विन ब्रदर्स जैसे जुड़वा भाइयों की तरह से काम कर रहे हैं। अब एक दूसरे को कोई आदेश नहीं दे रहा, लेकिन एक दूसरे की समझ को एग्जीक्यूट करने की एक्सरसाइज हो रही है। अब दोनों बराबर के लेवल पर आ गए। अब आरएसएस का रिमोट कंट्रोल नहीं है। पर इसकी वजह आपको क्या लगता है? ये एक वजह ये नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने दम पर 272 के ऊपर 300 लेके आए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पूरी जिंदगी कभी 182 185 से ऊपर नहीं जा पाए, तो इस वजह से ये गड़बड़ी रही बिग ब्रदर और जुड़वा भाई वाली का जो वो तो एक बड़ी वजह रही क्योंकि उस समय संघ आरएसएस जो है ज्यादा प्रभावी था। लेकिन अब दोनों लोग समान उम्र के हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों का बर्थ ईयर एक है। दोनों ने संघ में साथ साथ काम किया है, आरएसएस में दोनों ने साथ साथ काम किया है। तो इसलिए, और जब मोहन भागवत के पिताजी जो है वो गुजरात के प्रचारक थे तो उसका भी एक कनेक्ट रहा। लेकिन मोहन भागवत ओपन माइंडेड तरीके से और नरेंद्र मोदी दोनों को लगने लगा है कि एक दूसरे की जरूरत है। वो संघ के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की जरूरत है और नरेंद्र मोदी की ताकत बनाए रखने के लिए संघ की जरूरत है। इस बात को जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है और मोहन भागवत मतलब संघ जो है दखल नहीं दे रहा, सीधे सीधे सरकार के कामकाज में कोई बात भी होती है तो वो कम्युनिकेट कर देते हैं। और अब ये दोनों लोगों के बीच की बातचीत रही है, आरएसएस और बीजेपी नहीं है। अच्छा, दो व्यक्तियों के बीच में है। तो हो सकता है कि 10 साल बाद फिर कोई बदलाव हो, लेकिन आज मौजूदा स्थिति में, और फिर बड़ी बात है कि बीजेपी के 18 करोड़ वोटर हो गए सो कॉल, जिसका भी जो वो जिक्र करते हैं, तो उनको संगठन आरएसएस की उस तरह से जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी संघ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि नरेंद्र मोदी की नियुक्ति नाम सब आरएसएस ने तय किया। उसका बड़ा विस्तार से मैंने उसमें चर्चा की है। और प्रमोद महाजन जी की बात से मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, यदि आप जानते हैं। प्रमोद महाजन जी ने कहा, जब मैंने 2003-4 में उनसे बातचीत हो रही थी, तो कि आरएसएस में बीजेपी में बड़ा लीडर कौन है, वाजपेयी अडवाणी। तो प्रमोद महाजन ने कहा कि बीजेपी में बड़ा लीडर न वाजपेयी है न अडवाणी है, लीडर वही जो आरएसएस चाहे। ठीक बात। तो बढ़ जाता कि फिल्म की तरह से ही है। ठीक बात। तो ये किताब है, इसको जरूर से, अगर आपकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी है राजनीति के विषय में और कम से कम संघ जो कि आज की तारीख में इस विचारधारा से इसकी शाखाओं से निकले लोग देश के तमाम शीर्ष जगहों पे मौजूद हैं। आप चाहे रायसीना हिल्स की बात कर लें, आप अब तो लोक कल्याण मार्ग हो गया, 7 लोक कल्याण मार्ग की बात कर लें, हर जगह बैठे हुए लोग हैं और इस देश की नीतियों को तय कर रहे हैं। तो उसके बारे में जानने के लिए बहुत अच्छी और बहुत दिलचस्प किताब है और इस किताब को मैं रिकमेंड करूंगा। और ये रिकमेंडेशन मैंने अपने पॉडकास्ट में भी किया था पिछले हफ्ते, जो एनएल चर्चा के नाम से है। हमसे बातचीत करने के लिए विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत में। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसका आरएसएस के समर्थक और आलोचक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने कहा है कि आप उसे मोहब्बत करें, नफरत करें आरएसएस से, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और आरएसएस पर हो सकता है 100% जानकारी नहीं मिले, लेकिन काफी कुछ जानकारी आपको आरएसएस पर मिल सकती है और आप उसे अपने विचारधारा के हिसाब से भी जोड़। मैंने फैक्ट्स को रखने की कोशिश की, लेकिन आपके साथ बातचीत में बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू।